हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर सोल्यूशन। तो साइंस का आपका सैम्पल पेपर फॉर 2024 बोर्ड्स ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। तो उसमें जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, जितने भी क्वेश्चंस केमिस्ट्री से आए हुए हैं वो हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए में तो आपके गिवन है एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज ना बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं। बस आपको क्या करना है, जितने मैंने वन शॉट्स ऑलरेडी डाल रखे हैं और जो भी हमारी डेली की लाइव क्लासेस हो रही हैं उनको आपको ज्वाइन करना है। इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप खुद से आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट्स द सॉलिड स्टेट। ठीक है, इन द अबव रिएक्शन। तो ये वाली हमारे पास रिएक्शन है अबव, इसलिए क्योंकि ये फोटो बनी थी ऊपर, मैंने डाल दी है इधर, तो हम लिख देंगे बिलो। ठीक है, तो चलो ये है हमारे पास। आई होप ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा। दिस इज टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4 होता है। ठीक है, ये क्या है? टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड भी आपको पता है BaCl2। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों की ना रिएक्शन करवा रहे हैं। आपको दिख रहा है ये भी लिक्विड स्टेट में है, ये भी लिक्विड स्टेट में है। ये दोनों में से कोई भी सॉलिड स्टेट में नहीं है। अब इनकी रिएक्शन करके जो बनेगा वो हमारा सॉलिड स्टेट में हो सकता है। ये रिएक्शन तो सबसे फेमस है, इससे एक ना एक क्वेश्चन ना हर साल आता ही आता है। ठीक है, तो देखो इन दोनों की जैसे ही हम रिएक्शन करवाते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, या फिर इट्स बेटर कि हम नेक्स्ट स्लाइड में ही लिख लेते हैं Na2SO4 प्लस यहाँ पे BaCl2। तो ये हमारे पास एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। यहाँ पे आयंस का क्या हो जाता है? एक्सचेंज। तो Na प्लस आयन बनाता है, ठीक है, और Cl माइनस। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं? कंबाइन कर जाते हैं। क्या बन जाता है? NaCl। और यहाँ पे Ba2 प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और SO4 2 माइनस। तो ये दोनों आपस में क्या बना देते हैं? आयन बना देते हैं। तो ये बना देते हैं BaSO4। ठीक है, आई थिंक कुछ इस तरीके से इसकी बैलेंसिंग होगी। तो हमने क्या कर दी, इधर पे इसकी बैलेंसिंग भी कर दी है। अब हमें बताना क्या था क्वेश्चन में कि सॉलिड कौन सा है? ये होता है सॉलिड। कैसे हमें पता कि ये सॉलिड होता है? क्योंकि बेरियम सल्फेट का ना PPT बनता है और वो होता है वाइट कलर का। तो वाइट PPT और PPT क्या होता है? दैट इज प्रेसिपिटेट। और ये जो प्रेसिपिटेट होता है ये इनसॉल्यूबल होता है, ये पानी में नहीं घुलता है। इसीलिए जैसे ही रिएक्शन हुई सो टेस्ट ट्यूब के नीचे आके क्या हो जाता है? ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ये डिपॉजिट हुआ तो हमें पता चल गया कि भैया सॉलिड स्टेट में क्या एग्जिस्ट कर रहा है? बेरियम सल्फेट। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने डिटेल में इसलिए बताया है क्योंकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप वो भी इजीली आंसर कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ही है केमिस्ट्री से, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? ब्लू होता है ओरिजिनली। मैंने आपको बताया है Cu2 प्लस जो आयन है ना उसका कलर ही क्या है? ब्लू। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट है तो इसका कलर ब्लू होता है। अब ये क्या कह रहे हैं? जिंक को आप डाल दे रहे हो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे क्या आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा। तो ये दोनों जैसे ही रिएक्शन करेंगे तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? जो भी ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। अब ये ज्यादा रिएक्टिव तो है ही ना, हमको पता है, रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी हुई है। तो ये क्या करेगा? इसकी जगह ले लेगा और इसको धक्का मार के बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu। तो इसका कलर तो था ब्लू, ZnSO4 का कलर क्या होता है? कोई भी कलर नहीं होता है, ये होता है हमारे पास कलरलेस। तो अगर ये कलरलेस है तो हमारे पास बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। और अगर आपसे पूछा जाए ये किस तरीके की रिएक्शन अकर करी है तो ये है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो फिर अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है थर्ड वाला ही, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। देखो आपसे बेस नहीं पूछा गया है, आपसे अलग से सॉल्ट नहीं पूछा गया है, आपसे बेसिक सॉल्ट पूछा गया है। पहले तो हम देख लेते हैं बेसिक सॉल्ट होता क्या है। एक हमारे पास होता है सॉल्ट जो कि किससे बनता है?
एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम सबको पता है। बट यहाँ पे ना बेसिक सॉल्ट पूछा गया है, वो कैसे बनता है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, वीक एसिड भी होते हैं, वीक बेस भी होते हैं। जब भी आप इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराओगे तो वो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। इन दोनों की भी कराओगे तभी भी आपको न्यूट्रल मिलेगा। बट अगर ऐसा केस आ गया, एसिड तो स्ट्रॉन्ग है जबकि जो बेस है वो क्या है, वीक है, उस केस में ऑब्वियसली क्योंकि एसिड तो स्ट्रॉन्ग है ना, तो एसिड का दबदबा होगा वहां पे ऑब्वियसली, तो ये हमारे पास एसिडिक सॉल्ट कहलाता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे बेसिक सॉल्ट क्या हो जाएगा, जिसमें जो बेस है वो क्या होगा, ताकतवर होगा, उसके पास ज्यादा दम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिड क्या है हमारे पास, वीक है, तो ये हमारे पास क्या बना देता है, एक बेसिक सॉल्ट बना देता है, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है अगेन ये भी हमारे पास। तो यहाँ पे देखो CaOH2, ये तो आपको पता है एक बेस है, जहां पे आपको दिख जाए OH माइनस आयन वो होता है बेस, तो ये सॉल्ट तो नहीं है, ठीक है। NaCl ये सॉल्ट होता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि नहीं, NaOH ये भी बेस है, तो ये दोनों तो हमारे पास हो गए रिजेक्ट, और ये भी हमारे पास क्या होता है, सॉल्ट होता है। तो अब ना हमें इसको और इसको चेक करना है। NaCl कैसे बना होगा, ये रिएक्शन तो काफी फेमस है, आपको पता है। NaOH और Cl कहाँ से आया, HCl, इन दोनों की रिएक्शन हुई तो H2O निकल गया बाहर, क्या बन गया, NaCl। दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो न्यूट्रल बनेगा। तो ये वाला भी क्या हो गया है, रिजेक्ट हो गया है। तो हमारे पास बचा क्या, D विच इज NaHCO3, ये होता है बेसिक सॉल्ट। जो pH है वो न्यूट्रल के लिए 7 होता है, इसके लिए स्लाइटली 8 पॉइंट समथिंग हो जाता है, क्योंकि ये बेस के टुवर्ड्स जा रहा है ना, बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन हमारा, ये भी हमारे पास एक MCQ है। इसमें क्या है, ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग मेटल X, a colorless gas is produced when a burning matchstick is brought near it. Which of the following correctly represents metal X? एक X आपके पास क्या है, मेटल है, ठीक है। आपका वाला X नहीं, एक X हमारे पास मेटल है, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ हो गई, H2SO4 के साथ। H2SO4 के साथ रिएक्शन हुई तो मान लो ये X2+ आयन इस तरीके से बनाता है, तो यहाँ पे XSO4 बन जाएगा और H2 गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे ना ये आयन तो कोई सा भी बनाता हो, हर केस में हमको पता है हाइड्रोजन तो रिलीज होती ही होती है। अगर किसी भी मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ हम कराते हैं तो गैस कौन सी बाहर आती है, हाइड्रोजन आती है। तो हमें बताना है कि ये मेटल है कौन सा। यहाँ पे पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। सोडियम हो सकता है, ठीक है। सल्फर हो सकता है, नहीं। क्या ये मेटल है, नहीं। सल्फर क्या होता है, नॉन मेटल, तो इसको हमने कर दिया रिजेक्ट। उसके बाद आता है कॉपर और सिल्वर, ये दोनों भी क्या है, मेटल्स हैं। बट यहाँ पे जो मेटल होगा वो हाइड्रोजन से क्या होना चाहिए, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है। ये मेटल इसको तभी जाके तो डिस्प्लेस करेगा ना, बाहर निकालेगा, जब ये इससे ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव। ये दोनों हाइड्रोजन के नीचे आते हैं सीरीज में, तो ये दोनों भी क्या हो गए, रिजेक्ट, क्योंकि ये इस हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कौवे ने कहा मोगली अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे आओ, ये है हमारी ट्रिक लर्न करने की। तो हमें पता है ये तो हमेशा टॉप पे आते हैं, दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, तभी तो इनको केरोसिन के अंदर रखा जाता है। तो मोस्ट रिएक्टिव हैं तो हाइड्रोजन को तो आराम से निकाल देंगे, वो तो बच्चा है इसके सामने, है ना। तो हमारे पास ये हो गया आंसर। अगला क्या है, 5th क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास MCQ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये तो हमने करा हुआ है, ठीक है। तो इसमें तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। Na2O मैंने आपको ना सिंपली बताया था, जब ये आयनाइज होता है तो एक तो Na+ और O2-, बट दो यहाँ पे सोडियम के एटम्स हैं, तो यहाँ पे भी 2Na+ होगा इस तरीके से। तो अब अगर आप ऑप्शंस को भी देखोगे ना तो खुद से आंसर कर सकते हो, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। यहाँ पे 2Na+ है, नहीं है, तो रिजेक्ट हो गया। 2 ऑक्सीजन के एटम्स तो थे ही नहीं, तो वैसे भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। B, यस ये हो सकता है।
सी देखते हैं 2Na+, ये वाला पार्ट तो करेक्ट है, बट इधर पे भी इन्होंने 2O- कर दिया, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। हमारे पास तो O2- होता है, यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन के एटम्स आ गए, तो ये भी हमारे पास क्या है बच्चों, गलत है, ठीक है। उसके बाद Na+, ये भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि 2Na+ होता है, तो हमारे पास करेक्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगेन हमारे पास बहुत ही सिंपल है। होता क्या है एक्चुअल में, जो Na है हमारे पास 11 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, 281 कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी 11 क्या होता है हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर होता है, नॉट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन इज दिस, ठीक है। माफ करना, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देना है, ठीक है, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, तो यहाँ पे ये Na+ बनाता है। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके पास ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको तो चाहिए भैया 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करता है ना, 2 सोडियम के एटम से ले लेता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इसने दिए एक इसने दिए, तो 2 इसके पास हो गए, पूरा कर लिया इसने ऑक्टेट, तो इसीलिए 2Na+ आता है और O2-, ठीक है। तो सिंपल है ना, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे छठा क्वेश्चन भी है हमारा केमिस्ट्री से ही, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर डैश, यानी कि इनमें से आपको फिल आउट करना है यहाँ, विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। देखो बेसिक ऑक्साइड क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप होते हैं ना हमारे पीरियोडिक टेबल में, इनको हम पहले वाले को कहते हैं एल्कलाइन मेटल्स। एल्कली वर्ड किसके लिए आ रहा था, बेस के लिए ही आ रहा था। ऐसे बेसिस जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। तो एल्कलाइन टर्म भी तो उसी के लिए आ रहा है ना। और सेकंड वाले ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थन मेटल्स, ठीक है। तो एल्कलाइन अर्थन मेटल्स हम इनको बोलते हैं। दोनों में ही एक चीज कॉमन है, एल्कलाइन, एल्कली कॉमन है ना, तो इतना आपको पता चल गया। जो फर्स्ट और सेकंड में है वो हमारे पास बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। अब कैसे बेसिक हैं और फर्स्ट और सेकंड में कौन से आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड में हमेशा हमारे पास क्या आते हैं, मेटल्स ही आते हैं। तो मेटल्स क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड। ये लर्न करने की बहुत सिंपल ट्रिक है, या सिंपली आप लर्न कर सकते हो। इधर को जो है हमारे सारे मेटल्स हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास मेटल्स होते हैं ना वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो हमेशा एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो कि मेटल कौन सा है। अब मेटल कौन सा है उसमें भी आपको पता है, पहले ग्रुप में है, यानी कि उसके जो बाहर वाली शेल होती है ना उसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 2 ग्रुप में है तो उसके बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। फिर ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम है तो Al3+ आयन वो बनाता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम क्या बनाता है, Mg2+। सोडियम क्या बनाता है, Na+। इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो चीजों को, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो क्या हो गया हमारे पास नॉन मेटल, तो इसको तो कर दो रिजेक्ट। यहाँ पे भी 7 हैं, इसको भी कर दो रिजेक्ट, हमको पता है भैया ये क्लोरीन ही है। उसके बाद 14, 2, 8, 4 4 है, तो ये हमारे पास मेटलॉइड काइंड ऑफ रहता है, ठीक है। तो ये भी रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है बाहर वाली शेल में इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यही है भैया जो हमारे पास क्या है, बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है सिंपली। फिर है an element M has 50% of the electrons filled in the third shell as in the second shell, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये न्यूक्लियस हो गया, पहली शेल आई, दूसरी शेल आई, तीसरी शेल आई, ठीक है, मैंने बना दिए। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स तीसरी में भी फिल हो रहे हैं इसका मतलब है दूसरी में तो कंप्लीट हो चुके होंगे ना, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली होंगे, इतना आपको पता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 मैंने बना दिए। अब इसमें क्या गिवन है, देखो थर्ड शेल में हमें क्या गिवन है कि 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एज इन द सेकेंड शेल। सेकेंड शेल में कितने हैं, 8 हैं अभी देखा, ठीक है। तो ये तो होता है 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके पास, 4। तो यहाँ पे बना दो 1, 2, 3 एंड 4। द एटॉमिक नंबर ऑफ M इज, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आया, बहुत ही सिंपल है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 8 इधर 4 इधर, सो 2, 8, 4 ये हो गए 10, प्लस इधर पे 4 कर दो, कितना आ गया 14, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट हमारे पास असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है इसी वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे देखते हैं असर्शन क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, इन नेचर। तो ये तो हो गया भैया गलत, असर्शन तो क्लियरली गलत है, क्योंकि जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है ना, याद कर लो, वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें जो हीट है वो डेफिनेटली निकलती है। बट आप कहोगे हमें तो फील नहीं होता है, क्योंकि ये काफी स्लो प्रोसेस होता है, रस्टिंग आपको पता है ना काफी स्लो प्रोसेस है, इसीलिए यहाँ पे हीट हमें फील नहीं होती है, ठीक है। रीजन देख लेते हैं, एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट। तो रीजन जो मैंने अभी बताया वही तो लिखा है ना, अलग वे में लिख रखा है, तो रीजन तो मेरे पास करेक्ट है। तो इसमें देखते हैं ऊपर ए बी सी और डी, इन चारों में से कौन सा करेक्ट है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ये तो गलत हो गया, दोनों तो हमारे पास सही नहीं है, दोनों ट्रू हैं तो ये भी गलत है, ए इज ट्रू, ए तो ट्रू नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना यहाँ पे। क्यों? बिकॉज ए फॉल्स है, लेकिन जो रीजन है वो क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। अब हम आ जाते हैं अगले सेक्शन में, जो कि है हमारे पास सेक्शन बी, ठीक है। तो 21st क्वेश्चन है, डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक ग्रैन्यूल्स। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देती हूँ, रिएक्शंस है मेरी तो फेवरेट, मजा आता है बड़ा लिखने में। तो ZnCl2 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे H2 बन जाएगा, बैलेंसिंग कर लो, इधर पे 2 आ जाएगा, फिर क्या है, how will you prove that chemical change has taken place here? Support your response with 2 arguments. तो आपको बेसिकली दो ऐसी चीजें बतानी है, दो ऑब्जर्वेशंस बताने हैं जो इस रिएक्शन को देख के आपको पता चलेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला तो आपको दिख रहा है, ये तो सबको ही दिख रहा होगा क्योंकि रिएक्शन में ही है। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये होगा कि हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए टेस्ट कैसे करोगे तो आप इजीली बता सकते हो, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हाइड्रोजन को पास करो सोप बबल से, बबल्स फॉर्म होते हैं, बर्निंग कैंडल ले जाओ, सो इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि एक तो गैस इवॉल्व हो रही है तो रिएक्शन डेफिनेटली अकर करती है। दूसरा, ये जो रिएक्शन है ना, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है, तो इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है। तो जिस भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, तो हमें पता चल जाता है कि भैया इधर पे तो रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास हो चुके हैं, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। तो आई थिंक सेक्शन बी में तो एक ही क्वेश्चन आया है बस, सेक्शन सी में क्वेश्चंस हैं, अब तो देख लेते हैं क्या है। द गिवन रिएक्शन शोज वन ऑफ द प्रोसेसेस टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स लाइक आयरन एंड मैंगनीज। तो यहाँ पे MnO2 है, एल्यूमिनियम के साथ हो रही है रिएक्शन, मैंगनीज मिल जा रहा है और Al2O3 यहाँ पे बन रहा है। तो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देख लेते हैं। Give reason why the above reaction is known as thermite reaction। इतने बार हमने रिएक्शन पढ़ ली है, आपकी NCERT में भी गिवन है, भले ही हमने किसकी पढ़ी है, Fe आयरन वाली, बट ये वाली रिएक्शन भी क्या है हमारे पास, बिल्कुल ही सेम रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको भी थर्माइट कहते हैं। आयरन के साथ अगर रिएक्ट कराओगे, ठीक है, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाओगे, आयरन तुमको मिल जाएगा, तो वो रिएक्शन भी हमारे पास क्या होती है, थर्माइट रिएक्शन ही कहलाती है। तो इसको थर्माइट क्यों कह रहे हैं, रीजन जानना है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ रहे थे, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, जहां पे क्या होती है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो थर्मल जो वर्ड आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, वो आता है हीट के लिए। यहाँ पे भी तो वही है, थर्माइट लिखा है तो थर्मल तो इसमें आ ही रहा है ना, विच मीन्स थर्माइट रिएक्शन इसको क्यों कह रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन में खुद भी लिखा है हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो बिकॉज दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है आफ्टर द रिएक्शन हैज प्रोसीडेड, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। अब देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। देखो ये तो बिल्कुल हलवा सवाल हो गया, ये तो हम आराम से कर लेते हैं अब, है ना, क्योंकि मैंने तो आपको ये सब अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें मुझे दिख रहा है ऑक्सीजन गायब हो रहा है, इसमें मुझे दिख रहा है ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, जिसमें ऐड होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा ऑब्वियसली।
तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन हो गया गायब, तो ये क्या हो रहा होगा, ये हो रहा है रिड्यूस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है तो एल्यूमिनियम, और रिड्यूस क्या हो रहा है, MnO2 हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर्स हो गए हैं। देन गिव अ रीजन व्हाई एल्यूमिनियम इज प्रेफरेबली यूज्ड इन द थर्माइट रिएक्शंस। तो जो थर्माइट रिएक्शंस हैं, एक चीज तो कॉमन है कि वहां पे एल्यूमिनियम यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसका भी बहुत सिंपल रीजन है। देखो, अगर ये रिएक्शन हो रही है तो इसको हम एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी तो कंसिडर कर सकते हैं ना, क्योंकि एल्यूमिनियम ने क्या कर दिया है, इसको डिस्प्लेस कर दिया है, मैंगनीज को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी तो है ना। डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब ये हो ज्यादा रिएक्टिव। तो एल्यूमिनियम को यूज करने का सिंपल सा ये रीजन होता है कि दिस इज हाईली रिएक्टिव। तो ये अगर हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इजीली क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। ऑल्सो एल्यूमिनियम अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो ये ऑक्सीजन के साथ ज्यादा इजीली रिएक्ट करेगा ना। तो एल्यूमिनियम हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन मैंगनीज, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना क्या बना देता है, ऑक्साइड बना देता है, और मैंगनीज को निकाल देता है, मैंगनीज को कर देता है ये रिड्यूस। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि बिकॉज एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। आप ये भी लिख सकते हो बिकॉज एल्यूमिनियम हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। दोनों का मतलब वही है। अगर एल्यूमिनियम की ज्यादा एफिनिटी है ऑक्सीजन के टुवर्ड्स तो ऑब्वियसली इसका मतलब यही है ना, ज्यादा रिएक्टिव है वो। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा था ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिमेंट M with electronic configuration 2,8,3, ठीक है, combine separately with Cl minus, और दूसरा क्या है, सल्फेट यानी कि SO4 2 minus anions. Write the chemical formula of the compounds formed. बहुत सिंपल है। देखो, अगर एलिमेंट M है मेरे पास, कॉन्फ़िगरेशन मुझे पता है 2,8,3, बाहर मुझे दिख रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर पे प्रेजेंट हैं तो ये ऑब्वियसली क्या है, एक मेटल है, और ये क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा, तो M3+ टाइप का बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी M3+। तो दोनों में से क्या बनाना है आपको, फॉर्मूला ही तो बनाना है ना। ये तो 9th में क्या करते थे हम, तो MCl3, ठीक है, ये बना दिया। यहाँ पे बनाओ, क्रिस क्रॉस मेथड लगाओ, ये इसके बेस में आ जाएगा M2, और SO4 के बेस में क्या आ जाएगा, ये 3। तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे पास फॉर्मूलाज आ गए हैं। आगे देखते हैं, प्रिडिक्ट विद द suitable reason the nature of the bond formed by element M in general। अगर ये M3+ बना रहा है तो क्या ये शेयरिंग कर रहा है, नहीं, ये तो दे रहा है, भैया ले लो 3 इलेक्ट्रॉन्स मेरे। तो अगर ये दे रहा है तो ये हर केस में क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक है, इन दोनों में ही क्या प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट है, दोनों ही हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो M जो है वो हर केस में आयनिक बॉन्ड ही बनाने वाला है। फिर क्या है, हाउ विल द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड्स, यानी कि इस वाले कंपाउंड की और इस वाले कंपाउंड की formed vary with respect to M। देखो, अगर सिर्फ मैं M की बात करूं जिसका कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक है, M मेरे पास एक मेटल है। अगर हमारे पास कोई सा भी मेटल है तो वो इन जनरल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और अगर वो एक आयनिक कंपाउंड बनाता है, वो आयन बनाता है, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे चेंज होगी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस तरीके से चेंज होगी कि अगर वो एक आयनिक कंपाउंड बन चुका है तो वो कभी भी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करने वाला है। आपको पता है ना, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो सिर्फ तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब या तो आप उनको पानी में डाल दो यानी कि उनके एक्वस फॉर्म में, या फिर आप उनको हीट प्रोवाइड करो, उनको मेल्ट कर दो यानी कि मोल्टन स्टेट में। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होगा, कैसे वेरी करेगी कि अब अगर ये आयनिक कंपाउंड बन जाएगा तो ये सिर्फ किस में करेगा, एक तो हमारे एक्वस फॉर्म में और दूसरा हमारे मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही नहीं। जबकि अगर हम मेटल की बात करें, हमें पता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल तो सॉलिड में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो यही हमारे पास क्या हुआ, वेरिएशन हुआ। ठीक है, यही पूछा गया था ना, हाउ विल द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड वेरी विद रिस्पेक्ट टू M। तो M तो सॉलिड में भी करता था, बट अब जो ये आयनिक कंपाउंड्स बन चुके हैं ये सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। और क्यों नहीं
करते हैं ये भी आपको पता है, क्योंकि अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। वो आयंस में तभी डिसोशिएट होते हैं या तो उनको पानी में मिला दो एक्वस फॉर्म, या फिर अपने मोल्टन स्टेट में कि आप उनको मेल्ट कर दो, ठीक है। तो ये भी हो गया है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, इसी के और वाले में ये हमारे पास क्वेश्चन था, जो भी आपको इजी लगता है बेसिकली आप उसको चूज कर सकते हो, ठीक है। तो देख लेते हैं, अ रेडिश ब्राउन मेटल X when heated in air gives a black compound Y which when heated in presence of hydrogen gas gives X back, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ना काफी बार आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में भी, और आपको एनसीईआरटी में भी सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। हमें पता है कॉपर का कलर क्या होता है, ये होता है सॉरी नॉट ब्लैक, ब्राउन। तो ये हमारे पास ब्राउन होता है, कई बार इसको रेडिश ब्राउन भी कहते हैं, जैसे आई थिंक क्वेश्चन में भी वही लिखा है रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो ये कॉपर अगर हम इसको हीट करेंगे इन एयर तो आसपास क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे CuO बन जाता है। CuO का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं बैलेंस। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, रिएक्शन, ठीक है। तो इतना हमें पता चल चुका है, ये हमारे पास X है, ये हमारे पास क्या है, Y है। आगे क्या गिवन था, इस Y कंपाउंड को यानी कि CuO को जैसे ही आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ये हो जाता है कॉपर में रिड्यूस, और यहाँ पे क्या बन जाता है, पानी H2O। तो आपको X क्या मिल चुका है, वापस मिल चुका है। तो एक ये रिएक्शन हो गई, एक ये रिएक्शन हो गई। आगे देखते हैं, यहाँ पे ये हो गया X इज रिफाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यस, हमें पता है, हमने पढ़ा है कि जो कॉपर की रिफाइनिंग होती है वो इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से होती है। दिस रिफाइंड फॉर्म ऑफ X इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। आइडेंटिफाई X एंड Y। X एंड Y तो हमने कर ली इजीली आइडेंटिफाई। आगे क्या है, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ X, ठीक है। अब X की रिफाइनिंग कैसे होगी, उसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना है। देखो डायग्राम्स मेरे तो हैं बड़े गंदे, बट तुम लोग बड़े प्यार से बनाना, अच्छे से बनाना। एक रफ आइडिया मैं तुम लोग को दे देती हूँ। एक तो तुम्हें बनाना है बीकर, ठीक है, और मैं ट्रिक बता देती हूँ। लोन होता है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रिक है, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है, और AN फॉर एनोड। तो एनोड हमेशा आप कहाँ बनाओगे, लेफ्ट में बनाओगे, और एनोड पे ना बच्चों हमेशा ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही अकर करता है। तो इधर पे दो आप क्या बनाओगे, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोड्स बनाओगे। ये मैंने दो इलेक्ट्रोड्स बना दिए हैं यहाँ पे। तो ये लेफ्ट में मैंने कहा हमेशा एनोड आता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एनोड होगा, और इस साइड में क्या होगा, दूसरा ऑब्वियसली कैथोड होगा। और आप और चीजें कैसे लर्न कर सकते हो, कैटायन हमेशा कैथोड पे जाता है। कैटायन क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव इधर जा रहा है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। एनायन कहाँ जाता है, एनोड पे। एनायन होता है नेगेटिव, तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव के पास ही जाएगा। तो कैथोड होता है नेगेटिव, एनोड होता है इधर पे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या फिल किया जाता है, यहाँ पे फिल किया जाता है CuSO4 का सोल्यूशन, यानी कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यहाँ पे फिल किया जाता है। और ये जो एनोड है, एनोड क्या होता है, हमारे पास इम्प्योर कॉपर हम लेते हैं, और कैथोड हम क्या लेते हैं, इसको हम प्योर कॉपर की रॉड लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली प्योर कॉपर है, इधर पे इम्प्योर कॉपर है, तो वो इम्प्योरिटीज यहाँ पे नीचे आके सेटल हो जाती है। तो यहाँ पे एनोड के ही नीचे आके इकट्ठा होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ रिफाइनिंग होती कैसे है एक्चुअल में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने तो देखो ये पढ़ा होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन देखने ही आते हैं, तो उनको मैं डिटेल में चीजें बता दे रही हूँ ताकि इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आए ना तो तुम लोग आंसर तो कर पाओ एटलीस्ट। चलो अब देखो, एनोड और कैथोड पे देखते हैं कि होता क्या है एग्जैक्टली। एक तो मुझे पता है CuSO4 हमने ले रखा है ना, इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड है एक कैथोड है, और ये जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक्वस सोल्यूशन किसका, CuSO4 का, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ये आपने लिख भी लिया होगा। तो इसका डिसोसिएशन देख लेते हैं, Cu2+ और यहाँ पे SO4 2- आयन यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो आयन है
ये हमारे पास पॉजिटिव है, कैटायन जाता है कैथोड पे तो ये इधर आके डिपॉजिट हो जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और ये हो जाता है कॉपर में चेंज। तो जो कॉपर का डिपॉजिशन है वो कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पे। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो कैथोड है उसको प्योर कॉपर लेते हैं, प्योर कॉपर की रॉड लेते हैं, ताकि जितना प्योर यहाँ से निकल रहा है वो इधर पे आके डिपॉजिट हो, ठीक है। और एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, एनोड में ये जो कॉपर होता है ये आयन में बदलता है और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये रिमूव करता है। तो हुआ क्या, देखो यहाँ का जो कॉपर था जो कि इम्प्योर था वो Cu2 प्लस आयन में चेंज हुआ, वो आयन इधर आ गया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज हुए। फिर क्या हुआ, ये Cu2 प्लस आयन इधर पे आके डिपॉजिट होना चाह रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है और इधर पे आके क्या हो जा रहा है, वो डिपॉजिट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा यही तो हुआ ना कि जो इम्प्योरिटीज थी वो तो यहाँ पे आके हो गई सेटल, और यहाँ से जितना भी प्योर कॉपर था सिर्फ वो ही आके यहाँ पे क्या हुआ, इकट्ठा हुआ, इस तरीके से ये डिपॉजिट हो गया यहाँ पे। इसी को हम क्या कह रहे हैं, रिफाइनिंग कह रहे हैं ऑफ कॉपर। तो आई थिंक अब तो आप खुद से भी लिख सकते हो, इतना ज्यादा डिटेल में मैंने हर एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ पे जो रिएक्शंस अगर कर रही हैं एनोड और कैथोड पे वो भी मैंने आपको बता दी है। अभी लिखा था ना मैंने लोन, तो मैंने कहा था ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं ना, रिमूव होते हैं, तो इस प्रोसेस को हमेशा हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हो रहे होते हैं इस तरीके से, उस प्रोसेस को हम जनरली रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। एक और होती है मेथड कैट रेड और एन-ऑक्स। तो एन-ऑक्स का मतलब ही वही है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। और एक लोन वाला भी है कि एनोड हमेशा कहाँ पे बनता है, लेफ्ट में बनता है। तो आप जैसे भी लर्न करना चाहो, जिस भी तरीके से आपको लर्न होता है ना, आप वैसे करो, ठीक है। चलो अगला है हमारे पास सेक्शन डी। तो सेक्शन डी तक हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन है 34th हमारे पास, ए पार्ट है इसका। रहमत क्लासिफाइड द रिएक्शन बिटवीन मीथेन and chlorine in the presence of sunlight as a substitution reaction. Support Rahmat view with suitable justification and illustrate the reaction with the help of a balanced chemical equation. इतना सा हलवा सवाल अगर ये पूछ रहे हैं ना तो आपके तो आने वाले हैं मजे। क्या कह रहा है, मीथेन CH4 इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ हो रही है, किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, एक एल्केन है। एल्केन की रिएक्शन मैंने क्लोरीन के साथ करी तो ये क्लोरीन एटम क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा, उसकी जगह ले लेगा ना, क्या बनाएगा यहाँ पे CH3Cl और HCl यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ही तो करा, जगह ही तो ली। सो यस, दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर यहाँ पे एडिशन लिखा होता तो वो गलत होता, ये एडिशन रिएक्शन तो नहीं ही है ऑब्वियसली, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन है, तो हमें बोला था सपोर्ट रहमत्स व्यू विद सुटेबल जस्टिफिकेशन। तो मेरा जस्टिफिकेशन तो यही है, बिकॉज क्लोरीन atom is substituting hydrogen atom from methane and forming CH3Cl, hence this is a substitution reaction। फिर उन्होंने बोला था कि आप रिएक्शन भी लिखो, तो हमने तो लिख दी यहाँ पे रिएक्शन भी, और ये है पूरी हमारे पास बैलेंस्ड। 4 इधर पे हाइड्रोजन है, 4 उधर पे भी है, 2 क्लोरीन एटम यहाँ पे और एक कार्बन, ठीक है। तो हमारे पास तो हो गई है पूरी ही बैलेंस्ड। उसके बाद क्या है, क्लोरीन गैस was prepared using electrolysis of brine solution। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन होता है किसका, ऑफ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, इसी को हम ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। तो ब्राइन सोल्यूशन की हेल्प से ही हम क्लोरीन गैस को प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, राइट द केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द चेंज, ठीक है। चलो काफी इंपॉर्टेंट है, जितनी रिएक्शन है ना एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में सब की सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो लिख लेते हैं, NaCl प्लस H2O हमने कहा एक्वस सोल्यूशन है उसका, इन दोनों की रिएक्शन होती है। क्या प्रोसेस है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलिसिस का यहाँ पे प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, NaOH प्लस हाइड्रोजन एंड यहाँ पे बनता है क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं बैलेंस, ये हो गए हमारे पास 4, इधर पे ये भी इस तरीके से आ जाएंगे। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 यहाँ पे है, ठीक है। ये हो चुकी है हमारे पास पूरी बैलेंस। तो ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन भी हमने लिख दी है। टू रिप्रेजेंट द चेंज आइडेंटिफाई द अदर प्रोडक्ट्स। तो आपको दिख रहा है ना हाइड्रोजन और NaOH, जिसको हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। एक तो इसको कास्टिक सोडा कहते हैं और दूसरा तो इसका केमिकल नेम है ही जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड,
ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों हमारे पास अलग से बन रहे हैं एंड गिव वन एप्लीकेशन ऑफ ईच। एप्लीकेशन का मतलब वही है कि हमको सिंपली क्या देना है, उसका यूज देना है। तो यूज किसके पूछे गए हैं, वन एप्लीकेशन ऑफ ईच, ठीक है, H2 एंड NaOH के। तो H2 का जो यूज है ये मेनली हमारा फ्यूज में यूज होता है, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। तो जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की रिएक्शन होती है तो अमोनिया बनता है विच इज फर्दर यूज फॉर फर्टिलाइजर्स, वो भी आप मेंशन कर सकते हो, या सिंपली इट इज यूज्ड इन फ्यूल्स। फिर NaOH की बात करें तो ये सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। तो ये सिंपल से मैंने एक एक यूज आपको बता दिए हैं। क्लोरीन का भी अगर पूछा जाए तो ये मेनली डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज होता है, और पॉलीविनिल क्लोराइड PVC बनाने में भी हम इसका जनरली यूज कर लेते हैं। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशंस हो गए हैं हमारे पास, सिंपली हमने देख लिया है ये क्वेश्चन। इसी में और आया है, देखो ये दोनों क्वेश्चन ना एक ही है, इसका A पार्ट है और इसका B पार्ट है। तो या तो आप इन दोनों को चूज करो या फिर आप इस क्वेश्चन को चूज करो जो कि ये आपको गिवन है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, क्या है हमारे पास क्वेश्चन। Rana while doing certain reactions observed that heating of substance X with vinegar like smell। ये जो X है ना, इसकी विनेगर की तरह स्मेल होती है। वैसे आप समझ गए होगे क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, इसी को हम विनेगर भी कहते हैं, इसी के 5 से 8% सोल्यूशन को, ठीक है। With a substance Y which is used as an industrial solvent, सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, और हमने कहा था डिनेचुरेशन करते हैं, ठीक है, समझ गए होगे वैसे आप। इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और यहाँ पे एक स्वीट स्मेलिंग लिक्विड हमको मिलता है Z। तो आप समझ तो गए ही होंगे, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस हमने एक ही जगह पढ़ा है, वो क्या होता है, एस्टरिफिकेशन प्रोसेस में। तो ये Z हमारे पास एस्टर है, और यहाँ पे विनेगर लाइक स्मेल वाला क्या होगा, CH3COOH, यानी कि हमारे पास एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड यहाँ पे होगा, और ये जो सॉल्वेंट है ये मेरे पास होगा एथेनॉल। तो C2H5OH, इनकी रिएक्शन होती है H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो CH3COO C2H5 प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा, H2O, यहाँ पे से पानी बाहर निकल जाएगा। ये है आपके पास पूरी रिएक्शन। तो ये हमारे पास क्या था, X था ना, ये Y था, और ये बन गया इधर पे Z, ठीक है, मैंने लिख दिया। चलो आगे क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C4H8O2। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यस, H कितने हो गए 8 और O2, तो यही है ना इसके पास भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमारा तो पूरा डन है। व्हेन हीटेड विद कास्टिक सोडा, आपको पता है अभी हमने कहा कास्टिक सोडा NaOH होता है Z, यानी कि दिस gives back the sodium salt and the compound Y। तो यहाँ पे रिएक्शन भी देख लेते हैं, CH3COO C2H5, इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है, NaOH। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। पहले वाला क्या कहलाता है, एस्टरिफिकेशन, इसको कहते हैं हम सेपोनिफिकेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बनता है, CH3COO Na बन जाता है, प्लस C2H5OH हमको वापस मिलता है। तो उसने क्या कहा क्वेश्चन में कि सोडियम सॉल्ट मिल रहा है, किसका मिल रहा है, ऑफ X मिल रहा है, और X क्या था, CH3COOH था। तो ऑब्वियसली इसका सोडियम सॉल्ट ही तो है, H प्लस को हमने बाहर निकाल दिया, Na प्लस को इंसर्ट कर दिया, तो सोडियम सॉल्ट बन गया, ठीक है। तो यही यहाँ पे हमें गिवन था। यहाँ पे आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे गिवन होना चाहिए था Z gives back the sodium salt of X, क्योंकि X का सोडियम सॉल्ट मिल रहा है, एंड द कंपाउंड Y। तो यहाँ पे कंपाउंड Y हमको वापस मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आई थिंक मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में। देन उसके बाद है आइडेंटिफाई X, Y एंड Z, कर लिया है। इलस्ट्रेट द चेंजेस विद द हेल्प ऑफ सूटेबल केमिकल इक्वेशंस। तो एक केमिकल इक्वेशन हमने ये लिख दी है और दूसरी यहाँ पे ये लिख दी है, ठीक है। तो हमने तो इजीली सब कुछ बता दिया है, हमें और कुछ लिखने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट हमारे पास है अब सेक्शन E। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, तो देख लेते हैं। द टेबल गिवन बिलो शोज द हिंट्स गिवन बाय द क्विज मास्टर इन अ क्विज। आई थिंक ये क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे ना एक हमें क्विज गिवन है, हिंट है कुछ। सबसे पहले तो सब्सटेंस C इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। चलो C has 2 carbon atoms, C is obtained by the reaction of A in the presence of alkaline potassium permanganate। तो पहले तो आप क्या करो, इसको पूरा पढ़ लो। अब जो A है उसका misuse in industries is preventing by adding methanol, benzene and pyridine to A।
अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आया ना तो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। यही चीज मैंने अभी आपको आगे भी बोली, डिनैट्यूरेशन। तो डिनैट्यूरेशन किसका होता है? अल्कोहल का होता है, विच मीन्स ए मेरे पास अल्कोहल है और हमारे सिलेबस में एक ही अल्कोहल है, वो क्या है? वो है एथेनॉल। तो ये ए तो मेरे पास एथेनॉल ही है। और यहाँ पे क्या लिखा है देखो कि ए की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट। तो हमें पता है जैसे ही हम C2H5OH यानी कि एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं किसकी प्रेजेंस में? एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता है क्या होता है, ये हो जाता है CH3COOH में चेंज, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। विच मीन्स ए तो हमें पता चल ही गया था और हमें क्या पता चल गया, यहाँ पे C भी पता चल चुका है और C हमें पता है CH3COOH। इसी को हम एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज करते हैं, विनेगर को यूज करते हैं ना एज अ प्रिजर्वेटिव। तो वही हमारे पास यहाँ आ गया और क्लियरली इसके पास दो दो क्या है? कार्बन एटम्स तो है ही। तो हमें A पता चल गया, C भी पता चल गया है, ठीक है। उसके बाद F इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग A इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। तो A हमारे पास ये था, इसको अगर आप हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो हमें पता है ये प्रोसेस कौन सा होता है? डिहाइड्रेशन का ये हमारे पास प्रोसेस होता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये H2O को ना पानी को बाहर फेंक देता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? C2H4 बन जाता है और यहाँ पे H2O बनता है, विच मीन्स ये मेरे पास F होगा, ठीक है। ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या है? हमारे पास F है और C2H4 है क्या? हमारे पास इथीन है। तो ये हमने इधर पे मेंशन कर दिया है। Then F reacts with hydrogen gas in presence of nickel and palladium catalyst। ये रिएक्शन भी हमको पता है। C2H4 क्या है? एक एल्कीन है। जैसे ही हमारे पास कोई भी एल्कीन होता है तो उसमें कौन सी रिएक्शन हो जाती है? उसमें हो जाती है एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब हम यूज करते हैं। और ये हमारे पास किस फॉर्म में हम यूज करते हैं? एज कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो एक हाइड्रोजन इधर पे अटैच हो जाता है, एक हाइड्रोजन इधर पे, और ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे टूट जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? 3 हाइड्रोजन इस तरीके से मिलते हैं और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन मिलते हैं। और ये क्या है? इथीन था, तो इधर पे आपको मिल चुका है इथेन, यानी कि एक एल्केन यहाँ पे आपको मिल चुका है, ठीक है। तो ये हमने सारी रिएक्शंस इधर पे देख ली हैं, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। एफ की रिएक्शन भी हम देख चुके हैं। अब क्वेश्चंस ना एक्चुअल में आगे आए हैं, तो देखते हैं। बेस्ड ऑन द अबव हिंट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। गिव IUPAC नेम्स ऑफ A एंड F। तो A हमने कर लिया था, A आई थिंक एथेनॉल था ना, तो इसका तो IUPAC नेम भी क्या होगा? एथेनॉल। और F का क्या है? इथीन है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एथेनॉल इज A और हमारे पास F क्या है? F है इथीन। ये इनके IUPAC नेम्स ही हैं। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये भी पूछ लिया जाता है। फिर B है हमारे पास इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस द चेंजेस टेकिंग प्लेस। A to C यहाँ पे एरो है एंड A to F। तो A to C यहाँ पे देखो, ये हमने अभी कर रखा था। A C में कैसे चेंज हो रहा है मैंने रिएक्शन लिखी हुई है। ये हमारे पास अगेन A है। A F में कैसे चेंज हो रहा है वो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ना ऑप्शन है, या तो आप ये A और B को आंसर करो या फिर आप इस वाले क्वेश्चन को आंसर करो। आपके ऊपर है कि आपने कितना पढ़ा है, आपको कौन सा क्वेश्चन आता है। मे बी ऐसा हो सकता है कि ये इजी है पर मैं भूल गई उस टाइम पे, तो मैं ये क्वेश्चन करूंगी ना ऑब्वियसली। वहां पे ना लॉजिकली खेलना, अगर ये पार्ट आपको नहीं आता है तो ये नहीं कि ये भी कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं, हमेशा पहला वाला पार्ट ही काउंट होता है। तो अगर ये नहीं आता है छोड़ दो, ये वाला पार्ट करो, ठीक है। देखते हैं, नेम द केमिकल रिएक्शंस विच अकर इन स्टेप्स 2 and 5। तो 2 and 5 पे पहले तो देखते हैं कि क्या था भैया। 2 पे क्या हो रहा था? यहाँ पे ओके ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो इस प्रोसेस को तो हम कह देंगे ऑक्सीडेशन। यहाँ पे एक इसमें चेंज हो रहा था, C में चेंज हो रहा था ना, अभी रिएक्शन लिखी थी तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये प्रोसेस है हमारे पास ऑक्सीडेशन का। उसके बाद हमसे पूछा गया था 5वां, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक तो देखो ये मैंने अभी आपको बताया एडिशन रिएक्शन होती है। दूसरा इसको आप और क्या कह सकते हो, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रही है? ऐड हो रही है, तो इसको हम ना हाइड्रोजनेशन भी कह देते हैं। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, हाइड्रोजनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन। दोनों पे नंबर मिलने वाले हैं, किसी पे भी नंबर आपका नहीं कटेगा। चलो
तो ये हमने लिख दिया। आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दी स्टेप्स इफ ए इज रिप्लेस्ड विद इट्स नेक्स्ट होमोलॉग। देखो होमोलॉग क्या होता है कि उसके अगली सीरीज में जो आ रहा होगा। तो हमारे पास अभी एथ वाली सीरीज है ना, तो एथ के बाद हमारे पास क्या आएगा, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप आएगा। तो यहाँ पे कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा प्रोपेनॉल, क्योंकि पहले वाले का आंसर क्या था हमारा, एथेनॉल था। सी क्या था हमारे पास, एथेनॉल था। ठीक है, सॉरी ए हमारे पास था ना एथेनॉल, तो यस ए हमारे पास एथेनॉल था। तो अब क्या हो जाएगा, ए हमारे पास हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, और एफ हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी प्रोपीन। ठीक है, तो अगर ए को आपने बदल दिया है तो यहाँ पे जो कंपाउंड्स हैं वो भी कुछ इस तरीके से बदल जाएंगे। ठीक है, तो ए और एफ दोनों ही चेंज हो जाएंगे प्रोपेनॉल और प्रोपीन में। और कुछ आंसर करना था, देख लेते हैं यहाँ पे। तो और कुछ तो गिवन था नहीं, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इजीली रिएक्शन लिख दी है। तो यहाँ पे ए की हेल्प से अगर हमारे पास क्या बन रहा था, सी बन रहा था, तो ये हमारे पास क्या था, दिस वाज एथेनोइक एसिड। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से आंसर कर दिया है, ये मेरे पास हो जाएगा सी। तो कैसे नेम चेंज होगा पूछा गया था, तो हमने यहाँ पे नेम चेंज करके बता दिया है कि अगर वो एथेनोइक एसिड था तो ये मेरे पास क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड होगा। ठीक है, आई थिंक दिस वाज द लास्ट वन। तो ये हमारे पास लास्ट ही क्वेश्चन था, इसके बाद कुछ है नहीं। आई थिंक आपको ना सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ में आए होंगे, क्योंकि ये कुछ डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन हैं ही नहीं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ लाइव सेशंस में, आप जरूर मेरे साथ जुड़िएगा। और वन शॉट्स भी मैंने डाल रखे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। तो पहले तो आप संकल्प भारत का ऐप भी डाउनलोड कर लेना, और हमारी लाइव क्लासेस में जो कि यूट्यूब और ऐप दोनों पे चल रही हैं उनको जरूर ज्वाइन करिएगा। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।